रिसोर्स पॉइंट आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले विज़न ऐसी करंट अफेयर्स जो कि हमारी मार्च मंथ की है। तो हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस में फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं जो कि रशिया यूक्रेन वॉर है। आज सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि श्रीलंका क्राइसिस है। श्रीलंका क्राइसिस और उसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो हम लोग इंडिया जापान रिलेशन भी देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं श्रीलंका क्राइसिस के बारे में जानने का। ईच एंड एवरी पॉइंट यहाँ पे क्लियर करते हुए हम लोग चलेंगे कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम अराइज कहाँ से हुई और आज के डेट में क्या सिचुएशन है। तो अभी हुआ क्या है कि रिसेंटली इंडिया के द्वारा अपनी जो फिनेंशियल असिस्टेंस है हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि श्रीलंका में हर एक चीज़ की कमी हो चुकी है, क्राइसिस आ चुकी है, इमरजेंसी लाइक सिचुएशन अराइज हो चुकी है। तो हम लोग जैसे हर एक देश को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं उनके जब भी उनको प्रॉब्लम होती है, तो ये तो हमारे पड़ोसी देश है और पड़ोसी देश को हम लोग जो है चाहे कितनी भी हमारे तरफ से दुश्मनी हो हम लोग मदद ज़रूर करते हैं। तो हम लोग फिनेंशियल असिस्टेंस यानी पैसे के रूप में हम लोग यहाँ पे मदद कर रहे हैं कि उनको पैसे के रूप में मदद कर रहे हैं जिससे कि वो यहाँ पे फ्यूल खरीद सके, फूड खरीद सके, इट मीन्स कि खाने के लिए भोजन खरीद सके, मेडिसिन वगैरह खरीद सके। और जिस तरीके से आज की डेट में सिचुएशन है श्रीलंका में जो कि वहाँ पे इकोनॉमिक और एनर्जी क्राइसिस है, इट मीन्स कि इकोनॉमिक बेसिस पे पैसे की कमी है और जितने भी फ्यूल वगैरह ईंधन है इसकी कमी हो चुकी है। तो उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे मदद कर रहे हैं। अब क्या है कि हमारे द्वारा ये भी एश्योर्ड किया गया है कि हम लोग आगे आने वाले दिनों में भी कोऑपरेट करेंगे और इस तरीके का जो क्राइसिस है श्रीलंका में उसमें जितना भी हो सकेगा हमारी तरफ से हम लोग ज़रूर यहाँ पे हेल्प करेंगे। श्रीलंका के द्वारा ये भी कहा गया इंडिया को कि अगर यहाँ पे कोई बायलैटरल और मल्टीलैटरल पार्टनर्स जैसे कि यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया हो गया, आसियान कंट्रीज़ हो गए, तो इन सब में भी रिच करना है और एक गारंटर की तरह यहाँ पे लेकर आना है कि श्रीलंका में आज के डेट में जो प्रॉब्लम है ये सारी कंट्री मिलकर जो है एक फिनेंशियल हेल्प कर सके। श्रीलंका आप देखो कि बहुत ज़्यादा ही एक सेवियर इकोनॉमिक क्राइसिस में जा चुका है, जो कि आप देखो कि कुछ मेजर्स यहाँ पे बताया जा रहा है कि इतने ज़्यादा यहाँ पे क्राइसिस है कि फॉरेन एक्सचेंज की भी कमी हो चुकी है। फॉरेन एक्सचेंज की कमी होने के कारण यहाँ पे आप देखो कि लेंदी जो पावर कट है ये देखने को मिल रहा है। प्राइस स्पायरल से बहुत ज़्यादा प्राइस हाई हो चुके हैं यहाँ पे और जो एसेंशियल आइटम्स है जैसे आप दिनचर्या में आप देखो कि हर एक दिन आपको जो बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है वो एसेंशियल आइटम्स भी यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। अब ये समझते हैं कि चलिए ये सारी चीज़ें तो हम लोग देख रहे हैं, बट एक्चुअली ये हुआ कैसे ये श्रीलंकन क्राइसिस जो है इवॉल्व हुआ। तो समझने का कोशिश कीजिए कि ये कैसे हुआ। ये एक दिन की कहानी नहीं है जिसका रिजल्ट आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं, ये कई वर्षों की ऐसी काम की गई है जिसकी वजह से श्रीलंका की हालत ऐसी है। 2008 में क्या हुआ कि ये तो आप जानते हो कि एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया जिसमें कि हर एक कंट्री को यहाँ पे प्रॉब्लम हुई और इसके कारण श्रीलंका में भी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। फिर 2019 से 2012 में क्या हुआ कि जो श्रीलंका की जीडीपी ग्रोथ थी वो रिजनेबल हाई थी, यानी कि 8 to 9% यहाँ पे पर एनम देखने को मिला। इट मीन्स कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है एक सुधार वाली स्थिति में आ चुका था। 2009 में क्या हुआ कि यहाँ पे $2.6 बिलियन तक का लोन है जो कि आईएमएफ से श्रीलंका को मिला है और आईएमएफ से श्रीलंका ने यहाँ पे लिया। फिर यहाँ पे 2013 में क्या हुआ कि एक ग्लोबल कमोडिटी प्राइस फेल हो गया यहाँ पे और ये जो है एक्सपोर्ट भी यहाँ पे कम हो गया और इम्पोर्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। तो जैसे कि आप लोग देखते ही हो कि अगर किसी देश की इंपोर्ट बढ़ जाए और यहाँ पे एक्सपोर्ट कम हो जाए तो उस देश का आप जानते ही हो कि यहाँ पे बैलेंस जो अकाउंट होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होती है वो ऐसे ही यहाँ पे पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो एक्सपोर्ट कम हो जाने से और इंपोर्ट बढ़ जाने से डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है यहाँ पे श्रीलंका में देखने को मिला। फिर 2016 में क्या हुआ कि श्रीलंका में अगेन आप देखो कि श्रीलंका आईएमएफ के पास गया क्योंकि यहाँ पे पैसे की कमी हो रही थी। तो फिर श्रीलंका के द्वारा यहाँ पे लोन लिया गया। अब कितना लोन लिया गया तो ये है $1.5 बिलियन तक का यहाँ पे लोन लिया गया, वो भी 3 इयर्स पीरियड्स के लिए, यानी कि 2019 तक के लिए कहा गया कि मुझे इतना लोन जो है दे दीजिए। आईएमएफ के द्वारा ये देखा गया। फिर 2019 में क्या हुआ कि इकोनॉमिक हेल्थ जो है बहुत ही ज़्यादा बर्बाद होने लगा, जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो और कम होने लगा। जैसे 2015 में ये 5% कम हुआ, फिर उसके बाद 2019 में ये 2.9% हुआ। अब न्यूली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा क्या हुआ कि जो नेशनल बिल्डिंग टैक्स है, यानी कि आप देखो टैक्स वगैरह लगाया जाता है हमारे देश में भी, आप देखो कि पेट्रोल को बाहर रखा गया, अल्कोहल को बाहर रखा गया है जीएसटी से, जस्ट बिकॉज क्योंकि स्टेट भी अपनी रेवेन्यू कलेक्ट कर सके और सेंटर भी अपनी रेवेन्यू कलेक्ट कर सके। तो सेम थिंग हैपन विद द श्रीलंका। बट यहाँ पे जो श्रीलंका में न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट निकल कर आई 2019 में, तो उनके जो द्वारा जो टैक्स वगैरह लगाया जाता था वो टैक्स एबॉलिश कर दिए। अब टैक्स एबॉलिश करने के बाद आप देखो कि सरकार के पास पैसे कहाँ से आएंगे। जीएसटी जब इम्प्लीमेंट हुआ था, अब ये आप बताइए कि जीएसटी कब इम्प्लीमेंट हुआ हमारे देश में, वो एग्जैक्ट डेट ज़रूर बताइएगा।
क्योंकि उससे ये पता चलेगा कि एक अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारे देश में जीएसटी कब इम्प्लीमेंट हुआ और आज तक कितने साल हो गए और अभी भी क्या हमारे सेंटर और स्टेट के रिलेशन में जीएसटी को लेकर क्या रिलेशन है। ठीक है, तो आप देखते हो कि क्या यहाँ पे कंडीशन बनी हुई है कि सेंटर और स्टेट की जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो काफ़ी कम हो गई, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप जो देखते हो मेजर जो जिसको हम लोग मेजर चंक्स कह सकते हैं, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, चाहे वो आपका जो है अल्कोहल हो गया, इनके ऊपर कई डबल ट्रिपल टाइम्स जो है यहाँ पर टैक्स लगाए जाते हैं जस्ट टू कलेक्ट द रेवेन्यू। तो ये चीज़ें यहाँ पे श्रीलंका के द्वारा नहीं किया गया, श्रीलंका की सरकार के द्वारा इसको एबॉलिश ही कर दिया गया। अब देखिए आज की डेट में जो यहाँ पे क्राइसिस है, ये तो हम लोग समझ गए कि ये क्राइसिस कहाँ से निकल कर आया। 2008 में जो ये फिनेंशियल क्राइसिस हुआ, वर्ल्ड फिनेंशियल क्राइसिस, उसके बाद से श्रीलंका जो है अपने आप को संभाल नहीं पाया, ये आप कह सकते हो। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो फॉरेन डेट है, बाहर का जो कर्ज है उसमें डिफ़ॉल्ट कर गए, यानी कि इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट है, सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया और जो मोस्ट ऑफ द जो यहाँ पे श्रीलंका की फॉरेन रिजर्व है वो यहाँ पे डिप्लीट हो गई। श्रीलंका अपने फॉरेन डेट, जिसका यहाँ पे आप देख सकते हो कि $51 बिलियन तक का यहाँ पे वर्थ है, तो ये डिफ़ॉल्ट हो गया और इसके कारण आप देखो कि इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे आ चुकी है। श्रीलंका की अगर हम लोग देखें तो ये हाई डिपेंडेंसी है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होता है श्रीलंका में। श्रीलंका में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी इतनी तरीके से बूस्ट नहीं है, जिसके कारण आप देखो कि श्रीलंका जो है मटेरियल को या फिर कोई भी प्रोडक्ट्स को वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। तो ज़्यादातर श्रीलंका को लगता है कि इंपोर्ट कराना ही बेटर है, तो हाईली डिपेंडेंसी है उनकी इंपोर्ट में और कुछ एसेंशियल आइटम्स को लेकर, जैसे कि आप देख सकते हो कि इवन शुगर भी, चीनी हो गया, पल्सेस हो गए, दाल हो गए, कुछ सीरियल्स हो गए, जो कि फर्दर यहाँ पे इकोनॉमिक मेल्टडाउन कर दिया। यानी कि आप समझ सकते हो कुछ बेसिक चीज़ें होती है जो कि आप अपने देश में इसको उपजा सकते हो, इसका प्रोडक्शन तो होना ही चाहिए। अब ये छोटी मोटी चीज़ भी हम लोग बाहर से उधार लेने लगे और इम्पोर्ट कराने लगे, तब तो हो गया यहाँ पे। वही चीज़ें श्रीलंका के साथ भी हुई। सेकेंड हुआ कि डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है, यानी कि यहाँ पे क्लेम किया जाता है कि श्रीलंका जो है वो वीसीएस वेव ऑफ मनी लेंडिंग में यहाँ पे फंस चुका है, जिसको हम लोग कहते हैं कि ट्रैप हो गया। चाइना, आप जानते हो कि डेट ट्रैप वाला मामला चलता है चाइना की तरफ से। तो चाइना क्या है कि यहाँ पे कर्ज देकर जो है श्रीलंका को अपने जाल में फंसा लिया। तो ये एक वीसीएस वेव साइकिल होता है कि बार बार जो है चाइना ये लोभ देता है और चाइना लोभ देकर जो है ये, तो चाइना के चक्कर में है ये जो है श्रीलंका फंस चुका था। अब यहाँ पे थर्ड है कि फॉल इन टूरिज्म। आप देखो कि जो यहाँ पे टूरिज्म वगैरह है, बाहर से लोग जो घूमने आते हैं श्रीलंका में, वो भी कम होने लगा, क्योंकि एक तो आप देखो 2019 में ऐसे ही इकोनॉमिक क्राइसिस आना स्टार्ट कर दी थी। बची हुई जो कसर थी वो 2020 में जब कोविड-19 आया, यानी कि ये पैंडेमिक जब हमारे इंडिया में हिट किया, तो उस समय आप देखो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन हो गई। और एक तो यहाँ पे आप देखो कि एक सिखिज़्म की फेस्टिवल थी, ईस्टर फेस्टिवल थी, उस समय बॉम्ब ब्लास्ट हो गया 2019 में, जिसके कारण जो टूरिज्म रेवेन्यू था वो बहुत हद तक कम हो गया। और यहाँ पे जो विजिटर्स थे वो 3 कंट्री से आते थे यहाँ पे, इंडिया, रशिया और यूके। तो ये 3 कंट्री से मेजर जो टूरिज्म आते थे वो यहाँ पे घट गया। टूरिज्म अर्निंग जो थी, यानी कि जो बाहर के लोग आकर घूमते थे, उनसे जो अर्निंग होती थी वो $4.4 बिलियन तक का 2018 में हुआ और 2021 में आप देखो 506 जो है मिलियन डॉलर तक हुई हुआ। तो टूरिज्म में जो श्रीलंका की थी वो थर्ड लार्जेस्ट यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज अर्नर थी, कि जो फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पे श्रीलंका के पास आता था वो तभी आता था जब टूरिज्म अपने साथ लेकर आते थे। फोर्थ यहाँ पे रीज़न है एग्रीकल्चर क्राइसिस हुआ 2020 में। आप देखो क्योंकि जितने भी केमिकल फर्टिलाइज़र है उनके ऊपर बैन किया गया और जो श्रीलंका के गवर्नमेंट था उनको ये मानना था कि चलो ठीक है, केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब हम लोग जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या रातों रात ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ये पैदा कर देंगे क्या? इनके पास पहले से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का कोई भी प्रोविज़न नहीं था। ये ऐसा कहते हैं कि तुरंत से इन्होंने ऐसा डिसीज़न लिया। अब ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स के लिए क्या करना था, तो यहाँ पे उनका एकदम से शौक चढ़ गया कि जो एग्रीकल्चर है उनको 100% ऑर्गेनिक बनाना है और ऑर्गेनिक बनाने के कारण जो है उनका यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। तो इसलिए 1 ईयर में क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की जो स्टेट था वो टोटली यहाँ पे डिवॉइड हो गया किसी भी फर्टिलाइज़र में, पेस्टिसाइड्स में, जो कि पूरी तरीके से किसान को यहाँ पे बर्बाद कर दिया। अब क्या हुआ कि यहाँ पे श्रीलंका को लगा कि चलो ठीक है, इस तरीके का जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र लाना है, तो वो भी ह्यूज अमाउंट में चाइना के द्वारा इंपोर्ट कर लिया गया। अब जो चाइना के द्वारा यहाँ पे श्रीलंका को जितने भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भेजे गए थे, पता नहीं उसमें क्या था, जब यहाँ पे और श्रीलंका के द्वारा उसको इस्तेमाल किया गया तो जितने भी यहाँ पे फसल थे ना वो बर्बाद हो गए, उसमें और उल्टा जो है कीटनाशक लग गए और जितने भी फसल वगैरह थे वो बर्बाद होने लगे।
ये बर्बादी देखते हुए क्या हुआ कि श्रीलंका के द्वारा डिसाइड किया गया कि जितने भी बचे हुए यहाँ पे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है उन्होंने वापस से अपने 7.7 बिलियन डॉलर तक का खर्च करके वापस से चाइना को उन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया। इट मीन्स कि आप देख सकते हो कि कितना बुद्धि का काम ये किया गया है श्रीलंका के द्वारा कि एक तो पैसे नहीं है, और पैसे नहीं है तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मंगाया गया, और मंगाया भी गया, और उससे जो है फसल भी ख़राब हो गए, और बचे कुछ जो पैसे थे वो भी बर्बाद इन्होंने कर दिया वो सारे रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को एक्सपोर्ट करने में। तो ये थी कि एग्रीकल्चर क्राइसिस आ गई, यहाँ पे जो फसल थी वो बर्बाद हो गई, किसानों की हालत ख़राब हो गई। श्रीलंका की जो पैडी, टी और रबर प्रोडक्शन है जो कि सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन है, ये डिपेंडेंट था केमिकल इनपुट में, और इसकी रेंज 19 और 94% थी। ये सब फसल यहाँ पे बर्बाद हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे था वॉर इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इस तरीके से आ चुका है, आप देखो कि चाहे वो क्रूड ऑयल हो, सनफ्लावर ऑयल हो या फिर वीट हो, इनकी प्राइस इतनी ज़्यादा हाई हो चुकी है। 14 साल का रिकॉर्ड यहाँ पे टूट गया है, और जो क्रूड ऑयल प्राइस है अब ये यहाँ पे 125 बैरल पर डॉलर है। ये एज़ पर सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका की तरफ से देखें तो ये बताया जा रहा है कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो 18.7% तक यहाँ पे बढ़ चुका है, और जो फूड इन्फ्लेशन है, खाने के अनाज की जो दाम है वो यहाँ पे 30% तक बढ़ चुकी है। तो अब आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा महंगा हो चुका है। यहाँ पे चीनी भी आप देखो 200 रुपये पर केजी है, पेट्रोल की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो हर एक चीज़ जो कॉमन चीज़ें हम लोग के यहाँ पे मिल जाती है सस्ते रेट में, वो बहुत ही ज़्यादा हाई रेट हो चुका है। फॉल इन FDI जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, तो ये भी कम होने लगा क्योंकि इन्वेस्टर्स को भी कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा। ये ड्रास्टिकली डिक्रीज़ हुआ है, यानी कि 2020 में आप देखो 548 मिलियन डॉलर तक था, और ये चीज़ें कही जा रही है कि कहाँ 793 मिलियन डॉलर था, 1.6 बिलियन तक का था। तो ये सब जो है ड्रास्टिकली डिक्रीज़ हो गया, तो इन्वेस्टर भी नहीं आ रहे। साथ ही वीक करेंसी है। 2022 में क्या हुआ कि श्रीलंका की जो रुपी थी वो मोर देन 50% यहाँ पे डिप्रिशिएट हो गया। इट मीन्स कि US डॉलर के कंपैरिजन में ये देखा जाता है तो 50% से ज़्यादा जो है श्रीलंका की जो करेंसी थी उनकी वैल्यू डाउन हो गई। अब ये आप कैसे समझोगे? देखो, एक टाइम होता है जब यहाँ पे अगर हम लोग कहें कि जैसे हमारी इंडियन रुपी स्ट्रॉन्ग है, तो इंडियन रुपी स्ट्रॉन्ग कहने का मतलब है कि हम लोग $1 जब देते हैं तो $1 के बदले हम लोग को 70 रुपीज़ देना होता है, ठीक है। अगर हम लोग कहें कि हमारे इंडियन रुपीज़ वीक हो गई, डिप्रिशिएट हो गई, इट मीन्स कि $1 के बदले अब हम लोग को ज़्यादा देना होगा, यानी कि वीक कहने का मतलब है कि 76 रुपीज़ या 80 रुपीज़, यानी कि पहले के कंपैरिजन में हमें यहाँ पे ज़्यादा देना होता है। तो इट मीन्स कि घाटा होता है अगर आप यहाँ पे रुपीज़ में ट्रेड कर रहे हो। सेम थिंग अगर आप डॉलर में ट्रेड कर रहे हो तो कोई घाटा नहीं है, लेकिन अपनी करेंसी में कहीं पर भी ट्रेड कर रहे हो तो आपको घाटा हो जाएगा। तो वही चीज़ें यहाँ पे हुई कि श्रीलंका की भी करेंसी जो है वो वीक पड़ गई, जिसके कारण यहाँ पे और भी ज़्यादा उनको लॉस सहना पड़ा। तो क्राइसिस का कारण यहाँ पे बताया जा रहा है कि सबसे पहले फॉरेन डेट जो है उनका डिफ़ॉल्ट हो गया। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में चाइना की जो है उसमें वो फंस चुके थे। टूरिज्म में फॉल आ गया, साथ ही साथ एग्रीकल्चर क्राइसिस हुई, फिर वॉर इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन आया, और फिर फॉल इन FDI हुई, और साथ ही साथ यहाँ पे वीक करेंसी है। अब देखिए, ये सब तो ठीक है, दूसरे देश में जो हो रहा है होने दीजिए, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें बस इतना समझना है कि अगर हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका है, उसमें अगर इस तरीके का इम्पैक्ट हो रहा है, इसमें अगर इस तरीके की क्राइसिस हो रही है, तो हमारे देश में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि आप देखो कि वो हमारे यहाँ से बॉर्डर शेयर करते हैं, तो हमारी नेबरिंग कंट्री में, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पे कहीं ना कहीं से डिपेंडेंसी है हमारी वहाँ पे उस देश में, तो हमारे ऊपर कुछ तो इम्पैक्ट होगा। तो सबसे पहले आपको यही समझना है कि इंटरनेशनल रिलेशन में हमारे इंडिया में क्या इम्पैक्ट होगा। सबसे पहला क्या है कि रिफ्यूजी क्राइसिस हो जाती है। जैसे आप देखो कि सेम थिंग हैपन व्हेन बांग्लादेश में ये चीज़ें हुई थी, तो रोहिंग्या वाले जो लोग थे, रोहिंग्या कम्युनिटी के, वो भी भाग कर हमारे देश में आ रहे थे क्योंकि बॉर्डर टच होता है। ओके, सेम थिंग हैपन जब यहाँ पे आप देखो कि म्यांमार में मिलिट्री रूल्स आ गए थे, तो उस समय भी लोग जो है वो भाग कर आ रहे थे क्योंकि बॉर्डर शेयर करते हैं हम लोग। तो वही चीज़ें हमारी श्रीलंका के साथ भी है कि यहाँ पे रिफ्यूजी क्राइसिस है। रिफ्यूजी कहने का मतलब है कि किसी भी प्रॉब्लम के कारण जो है उनको फोर्सफुली अपने देश को वो छोड़कर दूसरे देश में जाकर बसते हैं। साथ ही चाइना इन्फ्लुएंस है। श्रीलंका जो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इमरजेंसी एड मांगा है चाइना में, और इमरजेंसी कितना मांगा है तो $2.5 बिलियन तक का मांगा है। तो ये भी है कि अब यहाँ पे आप देखो कि चाइना जो है ये इन्फ्लुएंस गेन करेगा आइलैंड कंट्रीज़ में। तो ये सब भी यहाँ पे देखने को मिलता है कि क्या होगा कि चाइना अगर इतना हेल्प कर रहा है श्रीलंका का, तो कहीं ना कहीं चाइना भी यहाँ पे जो है वो अपना इन्फ्लुएंसर दिखाएगा। साथ ही ट्रेड में भी, व्यापार में भी इम्पैक्ट होगा। तो इससे क्या है कि अगर हम लोग देखें, जो कोलंबो पोर्ट है वो ग्लोबल ट्रेड के लिए है, और ये ट्रांसशिपमेंट हब है, यानी कि यहीं पे शिप्स जो है वो रुकती है फिर दूसरी जगह जाती है। तो कोई भी डिसरप्शन अगर यहाँ पे कोलंबो पोर्ट ऑपरेशन में होता है तो हमारी सिचुएशन थोड़ी सी बुरी हो जाएगी, क्योंकि हमारी कोई भी शिप है तो वो कोलंबो पोर्ट में रुकती है, उसके बाद जो है कहीं और भी जाती है। तो अगर इस तरीके से श्रीलंका में चाइना का इन्फ्लुएंस हो गया और इस तरीके से पोर्ट में अगर यहाँ पे इन्फ्लुएंस हो गया, तो हमारी जो यहाँ पे ट्रेड है, जो कि कोलंबो पोर्ट को हम लोग यूज़ करते हैं ट्रांसशिपमेंट के लिए, तो उसमें हम लोग को प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। साथ ही राइज ऑफ रेबल ग्रुप हो गया।
जैसे तमिलियन ग्रुप है, जो जाफना वाला रीजन है ना यहाँ पे, जो हमारा श्रीलंका का नदन पार्ट है, तो उसमें जाफना वाले रीजन है, वहाँ पे बहुत सारे तमिलियन, इंडियन तमिलियन रहते हैं। तो तमिल रेबल हो गया, और कुछ ग्रुप्स है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिन्हालीस पॉपुलेशन है, तो ये सब हथियार वगैरह भी निकाल लेते हैं, और इन्हीं के कारण आप देखो कि बहुत दंगा फसाद भी हो जाता है। तो आगे आने वाले दिनों में भी ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ऑन गोइंग जो क्राइसिस है, इससे आप देखो कि इन्वेस्टमेंट का जो है वो ट्रेड निकल कर आएगा, ऑपरेशन वगैरह भी जो कि मल्टीपल इंडियन कंपनीज़ में भी देखने को मिलेगा, चाहे वो इंडियन ऑयल हो, एयरटेल हो, या फिर आपका टाटा यहाँ पे कम्युनिकेशन हो। तो हर जगह आप देखो कि यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। कोई भी कंट्री जो है, कोई भी कंपनी जो है इस कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती है, तो हमारी जो कंपनी है, इंडियन कंपनी है, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगी, ठीक है, नेगेटिवली इम्पैक्ट देखने को मिलेगा हमारे इंडियन इकॉनमी में। तो ये सारे कुछ इम्पैक्ट है जो कि ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले बॉर्डर शेयर करने के बाद रिफ्यूजी क्राइसिस आ जाएगी, चाइना के इन्फ्लुएंस से तो डरना ही पड़ता है, साथ ही हमारे व्यापार में इम्पैक्ट होगा, साथ ही जो रेबल ग्रुप से इसकी राइज देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे हमारे इंडियन कंपनीज़ के द्वारा कम किया जाएगा। अब हमारा जो देखिए एक रोल भी आपको पता होना चाहिए कि श्रीलंका में क्राइसिस हो रहा है, तो हम लोग ने यहाँ पे क्या क्या काम किया। सबसे पहले यहाँ पे हमारा काम था कि प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना। तो इंडिया जो है वो एसेंशियल मेडिसिन प्रोडक्शन को बूस्ट कर सकते हैं, और बाद में जो है इंडियन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए श्रीलंका में भी यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। साथ ही अगर हम लोग देखें 85% जो हमारे यहाँ पे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है श्रीलंका में वो इंपोर्ट होता है। इट मीन्स कि हम लोग जितनी भी जेनरिक मेडिसिन वगैरह बनाते हैं तो श्रीलंका में 85% तक जाता है। सेकेंड है कि इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करें तो जैसे क्रेडिट लाइन और करेंसी स्वैप है, इससे क्या होगा कि श्रीलंका को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हेल्प होगा कि जो भी इमीडिएट कंसर्न है, कहीं पे भी उनको इमीडिएट जो है इस तरीके के पैसे देकर यहाँ पे मदद लेनी है, तो वो सारी चीज़ें हो पाएगी। और उसके बाद अगर देखें तो काउंटर चाइना को भी काउंटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर चाइना यहाँ पे हमारे नेबर कंट्री में आके बैठ गया, यानी कि आप समझो कि श्रीलंका में आके बैठ गया, तो हमारे लिए तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा ना। वहीं अगर हम लोग बात करें तो जाफना वाला रीजन आप देख सकते हो कि जो जाफना पेनिनसुला है, यहाँ पे चाइनीज़ एनर्जी प्रोजेक्ट जो है इसको कैंसिल किया गया है। तो इसलिए ऐसा है कि हमें जो है ज़्यादा ध्यान देना होगा, नहीं तो ये चाइना के गोद में जाके बैठ ही जाएगा। ग्लोबल एक्सपोर्ट की अगर हम लोग बात करें, जिस तरीके से सिचुएशन ख़राब होती जा रही है, प्रोडक्शन और शिपमेंट यहाँ पे कम होते जा रहा है, तो इससे आप देख सकते हो कि अपॉर्चुनिटी जो है वो इंडियन एक्सपोर्टर्स को काफ़ी हद तक दिया जा रहा है कि हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करें, जैसे टी हो गया, टेक्सटाइल प्रोडक्ट हो गया, मार्केट शेयर हो गया, ये सब इंक्रीज़ हो रहा है। साथ ही डिफेंस की अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी हम लोग काफ़ी हद तक यहाँ पे मदद कर रहे हैं कि फ्री फ्लोटिंग जो डॉक फैसिलिटी है और जो डॉर्नियर ये रिकनसाइंसेस यहाँ पे एयरक्राफ्ट है वो हम लोग यहाँ पे ऑफ़र कर रहे हैं श्रीलंका को। साथ ही ट्रेनिंग टीम भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बस हम लोग यहाँ पे ऑफ़र कर दिया, ट्रेनिंग टीम नहीं दे रहे, ट्रेनिंग टीम दे रहे हैं कि इनको जो है बेटर तरीके से इनको सिखाया जाए। और फर्दर इससे क्या होगा ना कि हमारे इंडियन ओशन रीजन में एक सिक्योरिटी बूस्ट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करें तो हमारे द्वारा आप जानते हो कि काफ़ी मेजर रोल प्ले किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में, वो भी श्रीलंका वाले रीजन में। और जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन की बात कर रहे हैं वो हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट से ही कर रहे हैं, जो कि मन्नार और यहाँ पे पुनियार वाला रीजन में है। साथ ही जो पैक्ट इशू है उसको भी रिजॉल्व करना। तो ये जो क्राइसिस है इसको हम लोग एक अपॉर्चुनिटी जैसा भी देख सकते हैं न्यू दिल्ली के लिए और कोलंबो के लिए, जिससे कि कुछ जो सोल्यूशन है पाक बे फिशरीज डिस्प्यूट का, ये हम लोग यहाँ पे ख़त्म कर सके। जैसे कि आप देखते हो कि हमारे जो तमिलनाडु वाले जितने भी फिशरमैन होते हैं तो कई बार वो बॉर्डर क्रॉस कर देते हैं और श्रीलंका में इंटर कर जाते हैं, जिसके कारण कई बार आप देखते हो कि ये जो फिशरमैन वाली इशू है वो हमारे जो है तमिलनाडु वाले रीजन में और श्रीलंका में काफ़ी हद तक ये बढ़ा रहता है। तो श्रीलंकन को ये प्रॉब्लम होती है कि क्यों यहाँ पे इंडियन जो तमिलनाडु वाले फिशरमैन है वो उनकी टेरिटरी में आते हैं और हमें दिक्कत है कि उनके फिशरमैन हमारी टेरिटरी में आते हैं, तो हम लोग पकड़ के रख लेते हैं। तो ये वाली भी प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम का भी सॉर्ट आउट हमें करना है। साथ ही कंक्लूजन में ये बताया जा रहा है कि ना ही श्रीलंका ना ही इंडिया जो है वो इस तरीके का स्ट्रेंड रिलेशंस को अफोर्ड कर सकते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग श्रीलंका के साथ यहाँ पे इंगेज होकर चले, और वो भी इंडिया का जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसको देखते हुए कि हम लोग अपने पड़ोसियों को काफ़ी प्रायोरिटी देते हैं। साथ ही जो पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है उसमें भी हम लोग को यहाँ पे काम करना होगा। और कोलंबो की जो डोमेस्टिक अफेयर्स है जिसमें आप देखो कोई भी तरीके का इंटरफेरेंस जो है वो क्लियरली यहाँ पे देखना होगा। तो ये एक आप समझ सकते हो कि एक ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन है जिसमें यही कहा जा रहा है कि हमें और श्रीलंका को मिलजुल के काम करना होगा। अब देखते हैं श्रीलंका के द्वारा क्या काम किया जा रहा है जिससे कि वो इस क्राइसिस को कम कर सके। तो कुछ मेजर्स जो है वो श्रीलंका की भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले है कि श्रीलंका क्या किया है कि जो लग्जरी व्हीकल्स वगैरह है इसके इंपोर्ट को बैन कर दिया है, ठीक है। साथ ही जो केमिकल फर्टिलाइज़र है, फूड आइटम्स है जैसे कि टर्मरिक वगैरह हो गया, तो इन सब को बैन कर दिया गया है जिससे कि फॉरेन करेंसी आउटफ्लो नहीं हो सके, यानी कि जो भी थोड़ा बहुत फॉरेन करेंसी है तो वो बाहर नहीं जाए।
सेकंड है कि जो रेमिटांस इनफ्लो है उनको इन्हांस किया गया है। जैसे आप देखते हो कि इंडियंस जाकर रहते हैं दूसरे कंट्री में, वहाँ वो अर्न करते हैं और पैसे कमाकर जब इंडिया वापस भेजते हैं तो इसके बाद हम लोग उसको रेमिटांस कहते हैं। तो रेमिटांस यहाँ पे इनफ्लो जो है वो बढ़ाया गया है, जिससे कैसे तो पेंशन स्कीम को यहाँ पे इस्टेब्लिश करके, जो कि माइग्रेट एम्प्लॉयर्स के लिए है। गवर्नमेंट के द्वारा भी यहाँ पे प्रोविज़न बनाया गया है स्पेशल डिपॉजिट अकाउंट्स को लेकर, जिससे कि इन्वेस्टर्स की जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो सके। असिस्टेंस वगैरह भी आप देखो कि यहाँ पे बायलैटरल पार्टनर्स जो कि बांग्लादेश, इंडिया, चाइना है, उनके द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो सो फॉर अगर हम लोग देखें तो इंडिया के द्वारा भी यहाँ पे फिनेंशियल असिस्टेंस जो है वो $2.4 बिलियन तक का यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है कि हम लोग यहाँ पे मदद कर रहे हैं, तो श्रीलंका भी जो है कोशिश कर रहा है कि वो इस जो क्राइसिस है उससे ओवरकम हो सके। ठीक है, सो यहाँ पे ये हुआ हमारा श्रीलंका क्राइसिस, जिसमें हमने देखा कि अभी क्या क्या कैसा क्राइसिस है, ये क्राइसिस कैसे निकल कर आया, रीज़न फॉर द क्राइसिस देखें, इम्पैक्ट क्या है हमारे इंडिया में और हमारा रोल क्या है यहाँ पे क्राइसिस में, वो सारी चीज़ें देखें। इसके तहत अगर हम लोग एक्सटर्नल डेट क्राइसिस भी देख लेते हैं कि बाहरी की जो क्राइसिस है, तो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस देखने के बाद जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है वो यहाँ पे अपनी नॉर्मल जो डेट सर्विस है एक्सटर्नल पब्लिक डेट का, उसको यहाँ पे सस्पेंड कर रहे हैं। अब ये एक्सटर्नल डेट क्या होता है? एक्सटर्नल डेट मीन्स बाहरी डेट, यानी कि आप बाहर से जब यहाँ पे बोरो करते हो, यानी कि कंट्री का डेट का कुछ हिस्सा जो कि यहाँ पे फॉरेन लेंडर, यानी कि बाहर के जो लेंडर है, मान लीजिए कमर्शियल बैंक है, दूसरी कंट्री की कमर्शियल बैंक हो गई, गवर्नमेंट होगी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, तो इन सब से जो हम लोग बोरो कर रहे हैं तो उससे जो कर्ज निकल कर आ रहा है उसको हम लोग एक्सटर्नल डेट कहेंगे। गवर्नमेंट के द्वारा भी आप देखो कि फाइनेंस जो एक्सेस एक्सपेंडिचर है वो लिया गया है, एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाने की बात की गई है, फिनेंशियल जो रिकवरी है वो करने की बात की गई है नेचुरल डिजास्टर से, और जो पहले की यहाँ पे एक्सटर्नल डेट है उसको रिपे करने का बात किया गया है। जब नेशन यहाँ पे फेल्स हो जाता है, यानी कि ये देश जो है यहाँ पे फेल हो गया कि जितना भी रिक्वायर्ड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रिपेमेंट है वो नहीं कर पा रहे, तब इसको हम लोग एक्सटर्नल डेट डिफ़ॉल्ट कहते हैं। यानी कि एक्सटर्नल डेट होता है कि जब हम लोग बाहरी देश के बैंक या फिर सरकार से अगर बोरो कर रहे हैं तो, लेकिन अगर हम लोग उसको बोरो कर रहे हैं और उसको हम लोग रिपेमेंट नहीं कर पा रहे तो इट मीन्स कि ये जो है हमारा एक्सटर्नल डेट डिफ़ॉल्ट हो गया। एक्सटर्नल डेट हायर रिस्क होता है सॉवरेन डिफ़ॉल्ट का, और यूजुअली आप देखो यहाँ पे बहुत सारे रीज़न के कारण ये एक्सटर्नल डेट आ जाता है, जैसे इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट है, सही तरीके से इकोनॉमिक में मैनेजमेंट नहीं चल रहा है, हाई डेट बर्डन है, यानी कि कर्ज जो है वो बहुत बढ़ चुका है, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन है, यानी कि इकोनॉमिक में कोई भी तरीके का यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रहा है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, बैंकिंग क्राइसिस है। तो ये सारे कुछ यहाँ पे रीज़न है जिसके कारण हमें ये देखने को मिलता है कि हाँ एक्सटर्नल डेट डिफ़ॉल्ट है। कॉन्सिक्वेंसेस अगर हम लोग देखें एक्सटर्नल डेट डिफ़ॉल्ट का, तो ओवरऑल अगर यहाँ पे एक्सटर्नल डेट देखें तो $51 बिलियन तक का है, और ये डिफ़ॉल्टेड डेट है जो कि हम लोग श्रीलंका से देख रहे हैं, यानी कि ऑल यहाँ पे इंटरनेशनल बॉन्ड्स वगैरह है, बायलैटरल लोन लिया गया है, तो ये सारी चीज़ें की गई है जिसके कारण जो है ओवरऑल हम लोग यहाँ पे एक्सटर्नल डेट देख रहे हैं। इम्पैक्ट क्या होगा इकॉनमी में? तो इम्पैक्ट यही होगा कि इकोनॉमिक रिसेशन होगा। इट मीन्स कि लगातार जो है आपका 3 जो यहाँ पे क्वार्टर है उस क्वार्टर में जो है हम इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन देखने को मिलेगा। करेंसी डिवैल्यूएशन होगा, यानी कि जो करेंसी की वैल्यू है श्रीलंका का वो यहाँ पे कम होते जाएगा एज़ कंपैरिजन टू डॉलर। डाउनग्रेड होगा जो सॉवरेन रेटिंग है बाय रेटिंग एजेंसी, और साथ ही इंटरेस्ट रेट जो है वो भी यहाँ पर राइज़ होगा, जिससे कि हम लोग हाई इन्फ्लेशन को टैकल कर सकें, और इससे जो है लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा ड्यू टू रिड्यूस जो इन्वेस्टमेंट वगैरह हो रहा है। इम्पैक्ट अगर हम लोग देखें कि ग्राउंड लेवल इकोनॉमिक सिनेरियो में क्या इम्पैक्ट है, तो इनएबिलिटी है, यानी कि इंपोर्ट हो रहा है, और इवन नेसेसरी आइटम्स भी, यानी कि आप देखो कि हम लोग जो है हम लोग नहीं, जो श्रीलंका है वो नेसेसरी आइटम्स भी इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, खाने के पदार्थ हो गए, ऑयल हो गए, फार्मास्यूटिकल हो गए, मेडिसिन वगैरह वो भी इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई हो चुका है, यानी कि लोग जो है वो जीवन निर्वाह नहीं कर पा रहे, इतने महंगे हो गए, लोगों की जॉब यहाँ पे जा रही है, और चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इसमें खर्चे कम कर रहे हैं ये लोग। साथ ही अगर पॉलिटिकल इकोनॉमिक कनेक्शन अगर हम लोग देखें तो इससे क्या है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और पॉलिटिकल अनरेस्ट है इंडिया में श्रीलंका में वो देखने को मिल रहा है। कॉन्फिडेंस अगर हम लोग देखें फॉरेन और डोमेस्टिक क्रेडिटर का, ये ख़त्म होते जा रहा है। साथ ही अगर हम लोग वे फॉरवर्ड देखें तो वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि ओवरकम करना होगा जो एक्सटर्नल डेट डिफ़ॉल्ट है। जैसे कि आप देखो जो स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटीज़ है उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कम करना है, इन्फ्लेशन को यहाँ पे कम करना है, साथ ही जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको रीस्टोर करने की ज़रूरत है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है हम लोग रीस्टोर करेंगे इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, जिससे कि इंपोर्ट वगैरह कम हो सके, और हायर टैक्स जो है वो हमें नॉन एसेंशियल आइटम्स में लगाना होगा जो इंपोर्ट हम लोग कर रहे हैं। साथ ही डेट सस्टेनेबिलिटी को रीस्टोर करने की ज़रूरत है। साथ ही फॉर एग्जांपल जो इम्पैक्ट हो रहा है करेंसी डिप्रिशिएशन का, वो यहाँ पे बैंक के बैलेंस शीट में हो रहा है।
कंपटीशन और प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट करने की ज़रूरत है। साथ ही जो प्रूडेंशियल रेगुलेशन है जिससे कि सारे रिस्क वगैरह कवर हो रहे हैं उसको और मजबूत करने की ज़रूरत है। स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कमिटमेंट की ज़रूरत है जो कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लेकर आए, और इससे पीपल का जो ट्रस्ट है वो भी यहाँ पे गेन होता है। जो इशू है करप्शन, इनएफिशिएंट इन्वेस्टमेंट का, ये सारी इश्यूज़ जो है वो भी यहाँ पे अवॉइड हो पाएगी। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सटर्नल डेट। अब यहाँ पे एक्सटर्नल अकाउंट प्रेशर भी देख लेते हैं कि हमें इंडिया से सीखना होगा। तो देखिए हमारे यहाँ हाई फिस्कल डेफिसिट होती है। फिस्कल डेफिसिट कहने का मतलब है कि एक्सपेंडिचर हमारे सरकार बहुत करते हैं लेकिन रेवेन्यू कलेक्शन है उसके कंपैरिजन में बहुत कम होता है। तो इसके कारण ट्रेड इम्बैलेंस होता है क्योंकि हम लोग इंपोर्ट भी पहले बहुत करते थे और एक्सपोर्ट कम करते थे। तो हमारी हिस्ट्री जो है वो जीरो सॉवरेन डिफ़ॉल्ट में रहा है। वर्स्ट अगर हम लोग देखें क्राइसिस जो इंडिया के द्वारा फेस किया गया है वो है हमारे यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है 1991 का। आशियान फाइनेंशियल क्राइसिस है क्योंकि पॉलिटिकल अनसर्टिनिटीज़ है। स्ट्रेंथ यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, हाई इंटरेस्ट रेट वगैरह है। साथ ही इंडिया का एफर्ट्स अगर हम लोग देखें ये सारे इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस को ओवरकम करना, तो यहाँ पे बहुत सारे लेसन्स प्रोवाइड किए गए कि क्या क्या सीखना चाहिए। सबसे पहले फंडामेंटल्स चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। जो मैक्रो वेरिएबल है जैसे कि ग्रोथ रेट देश का कैसा होना चाहिए, इन्फ्लेशन को मेंटेन करना है और फिस्कल डेफिसिट कम करना है जैसे कि FRBM एक्ट के तहत कहा गया है। तो ये सारी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिस पे भी कंट्री को ध्यान देना चाहिए। लो एक्सटर्नल डेट टू GDP रेशियो होना चाहिए। फॉरेक्स रिजर्व्स की अगर हम लोग बात करें कि हमारे देश में चाहे श्रीलंका में जो फॉरेन कंट्री की जो करेंसी है उसको रिजर्व करना चाहिए। साथ ही यहाँ पे हम लोग को हाई डेट रेशियो और सर्विस रेशियो जो है उस पर ध्यान देना चाहिए। हाई डेट जो है सर्विस रेशियो वो भी हायर रिपेमेंट के लिए। डेट सर्विस रेशियो कहने का मतलब है कि कंट्री का जितना भी डेट सर्विस है उसकी रेशियो किससे, तो यहाँ पे पेमेंट और इसका टोटल अर्निंग्स है। ओके, कितना डेट है यानी कि कंट्री की कितनी कर्ज है, कितना पेमेंट करना बाकी है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और कितना हम लोग एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, तो इसको यहाँ पे हाई डेट सर्विस रेशियो कहते हैं। ओके, सो गाइस मुझे ये लगता है कि अब आप लोग यहाँ पे दोनों टॉपिक को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। ये श्रीलंका क्राइसिस बहुत ही बड़ी लेसन है और ये आज से नहीं चल रहा है, 2018 के बाद से आप देख सकते हो। और बराबर यहाँ पे क्या है ना कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है क्योंकि घर के ही लोग यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के पोस्ट पे रहते हैं और ये लोग चेंज अदला बदली करते रहते हैं। तो इससे आप देखो कि घर की स्टोरी, घर की पॉलिटिशियन जो है वो यहाँ पे देश नहीं संभाल पा रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है आज की डेट में। तो आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, कुछ रिलेशंस देख लेंगे, इंडिया जापान, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, तो वो बेटर रहेगा। तो आज के लिए यहाँ पे आई होप कि आपको ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इससे भी आप लोग नोट्स वगैरह बनाते रहिए जिससे कि एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन आप कंफर्ट फील करो। तो आई होप कि यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, साथ ही हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं क्योंकि आपको ऑल्टरनेटिव डेज़ में यहाँ पे वीडियोस देखने को मिलेंगे करंट अफेयर्स के, विजन आईएएस के। तो हर एक मंथ का यहाँ पे आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो स्टे ट्यून्ड विथ मी। मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।